दूसरा सीजन वहीं से शुरू होता है जहां पहला सीजन खत्म हुआ था। शॉन को एयरपोर्ट छोड़ते हुए दिखाया जाता है जब उसे फ्रंटमैन का फोन कॉल आता है। फोन पर फ्रंटमैन शॉन को बताता है कि अब उसके पास कोई नहीं बचा है और उसे अपनी बेटी के पास अमेरिका जाने की सलाह देता है। शक करते हुए शॉन चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि फ्रंटमैन किसी तरह उसे देख रहा है। दृढ़ निश्चय के साथ शॉन जवाब देता है, मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा, और वहां से चला जाता है। शॉन एक दुकान में जाकर एक कटर खरीदता है और बाथरूम में जाकर खुद की जांच करता है। जांच के दौरान उसे अपने कान के पीछे एक छोटा सा चिप मिलता है जिसका इस्तेमाल फ्रंटमैन उसे ट्रैक करने के लिए कर रहा था। कटर की मदद से शॉन चिप को निकाल देता है, यह दिखाते हुए कि अब वह फ्रंटमैन का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी ओर एक अस्पताल में जूनहो को दिखाया जाता है। जूनहो जो पानी में गिर गया था, किसी चमत्कार से बच गया है। वह कोमा में है, लेकिन जब वह होश में आता है तो उसकी माँ उसे होश में देखकर बेहद खुश हो जाती है। कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। अब जूनहो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। उसे एक दंपति को बिना हेलमेट के बाइक चलाने के लिए रोकते हुए दिखाया जाता है। लड़की फ्लर्ट करने लगती है, यह कहते हुए कि वह बहुत अट्रैक्टिव है, जबकि जूनहो उस आदमी पर जुर्माना लगाता है। गुस्से में आदमी बाइक चलाकर चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं छोड़ देता है। जूनहो इस स्थिति पर हंसता है, लेकिन तभी उसका सीनियर ऑफिसर वहां पहुंचता है। सीनियर ऑफिसर जूनहो के पास्ट पर चर्चा करता है, जिसमें वह रहस्यमय आइलैंड और खतरनाक गेम का जिक्र करता है जो उसने खोजा था। लेकिन उसका सीनियर शक करता है क्योंकि जूनहो के द्वारा भेजे गए फोटो जैसे कोई सबूत पुलिस के पास नहीं पहुंचे। सीनियर उसे बताता है कि कमिश्नर उसके पद से उसे हटाने पर विचार कर रहे हैं और सलाह देते हैं कि वह अपने अतीत को भूल जाए। जूनहो जवाब देता है, इसीलिए मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हूँ क्योंकि यहाँ हर चीज का फोटोग्राफिक सबूत होता है। जब सीनियर उससे पूछता है कि क्या उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा जिसने उसे गोली मारी थी, तो जूनहो झूठ बोलता है और कहता है कि उसने चेहरा नहीं देखा। पुलिस स्टेशन में जूनहो अपने अतीत को याद करता है। वह याद करता है कि उसने फ्रंटमैन के हाथ में गोली मारी थी और उसका मास्क हटाते हुए देखा था। उसने पाया कि फ्रंटमैन और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई इन्हो है। इस खुलासे के बावजूद जूनहो ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, जिससे इन्होंने जूनहो के हाथ पर गोली मार दी। यह सब याद करके जूनहो बेहद दुखी हो जाता है। दूसरी ओर एक होटल में एक कपल कुछ प्राइवेट टाइम बिताने के लिए चेक इन करता है, लेकिन जब अचानक बिजली चली जाती है तो वे वहां से चले जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि शॉन पहले से ही होटल में छिपा हुआ है, जिसे उसने चुपचाप खरीद लिया है। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। शॉन दरवाजा खोलता है और देखता है कि कोई उसके लिए गेम कार्ड छोड़ गया है। दरवाजा खोलने पर वह फ्रंटमैन को देखकर चौंक जाता है, जिसने बाई और चो को उनकी गर्दन पर रस्सी बांधकर कैद कर रखा है। घबराकर शॉन फ्रंटमैन पर गोली चलाता है, लेकिन यह सब सिर्फ एक बुरा सपना होता है। बाद में शॉन होटल में एक गैंगस्टर चोम से मिलता है। चोम बताता है कि वह पिछले 2 सालों से अपने आदमियों को विभिन्न ट्रेन स्टेशनों पर भेज रहा है, लेकिन डाक जी गेम खेलने वाले किसी भी व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाया। शॉन समझाता है कि खेल फिर से शुरू हो चुका है और गेम रिक्रूटर अब नए प्लेयर्स का चुनाव कर रहा होगा। शॉन चोम को 10 मिलियन वॉन देता है और उसे और अधिक लोगों को रिक्रूटर ढूंढने के लिए भेजने को कहता है। वह चेतावनी देता है कि उनके पास समय कम है क्योंकि रिक्रूटर जल्द ही गायब हो सकता है। इस बीच जूनहो मछुआरे कामी से मिलता है। कामी वह व्यक्ति है जिसने जूनहो को पानी से बचाया था। पिछले 1.5 साल से जूनहो और कामी आसपास के द्वीपों में सुराग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कामी सुझाव देता है कि जूनहो अब यह खोज छोड़ दे क्योंकि यह इलाका बहुत बड़ा है और वहाँ अनगिनत द्वीप हैं। जूनहो अनिच्छा से सहमत होता है। ट्रेन स्टेशनों पर चोम के आदमियों की रिक्रूटर को खोजने की कोशिशें जारी रहती हैं। उन्हें एक लंबा आकर्षक आदमी ढूंढना है जो डाक जी गेम के जरिए प्लेयर्स को कार्ड देता है, लेकिन हफ्ते और महीने बीत जाते हैं और उनकी तलाश अधूरी ही रहती है। एक दिन चोम और उसका साथी डेविड स्टेशन पर बैठकर अपनी 2 साल की नाकाम कोशिशों पर बात करते हैं। चोम निराश होकर कहता है, हम इस आदमी को 2 साल से ढूंढ रहे हैं और अभी तक उसका कोई
कोई सुराग नहीं मिला है। शायद ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं और शोंग मुझे एक धोखेबाज लगता है, चोम ने कहा। डेविड ने जवाब दिया, शोंग का दावा है कि उसने वो खेल जीतकर पैसा कमाया और अपने सारे कर्ज चुका दिए। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा पैसा वो इतनी आसानी से बर्बाद कर सकता है। तभी उन्हें कमरे के दूसरी तरफ से डोमिनोज गिरने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने पलटकर देखा तो एक सेल्समैन एक लड़के के साथ डोमिनोज खेल रहा था और लड़का अभी अभी जीत गया था। सेल्समैन ने उसे कुछ पैसे दिए। यह देखते ही चोम और डेविड ने तुरंत शोंग को फोन किया और उसे वहां आने को कहा। शोंग ने अपनी कार उस स्थान की ओर दौड़ा दी, लेकिन जब तक वह पहुंचा तब तक सेल्समैन जा चुका था और चोम और डेविड ने उसका पीछा करने का फैसला किया। इस बीच जैक नाम का एक लड़का जिसने खेल का कार्ड उठाया था उस पर लिखे नंबरों को गौर से देख रहा था। उसी समय उसकी गर्लफ्रेंड डैनी का फोन आया जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। जैक को पता नहीं था कि डैनी एक अबॉर्शन क्लिनिक में थी और जैक का फोन न उठाने पर गुस्से में थी। डैनी के पास भी एक गेम कार्ड था। कुछ देर बाद चोम और डेविड सेल्समैन का पीछा करते रहे। उन्होंने उसे एक पार्क में कुछ बेघर लोगों के पास जाते देखा। सेल्समैन ने उन्हें एक लॉटरी टिकट या एक ब्रेड लोफ के बीच चुनने का विकल्प दिया। ज्यादातर बेघर लोगों ने लॉटरी टिकट चुना, उसे स्क्रैच किया और हार गए, लेकिन एक व्यक्ति ने ब्रेड चुनी और उसे खा लिया। सेल्समैन ने यह रूटीन अन्य समूहों के साथ भी दोहराया और उनमें से अधिकांश लॉटरी में हार गए। अंत में उसने कुछ ब्रेड जमीन पर फेंकी जिससे वहां भगदड़ मच गई। फिर उसने ब्रेड को अपने पैरों से कुचल दिया और उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, तुम सबके पास खाने का मौका था लेकिन तुमने किस्मत को चुना, यह तुम्हारी गलती है। इसके बाद वह वहां से चला गया। इसी बीच शोंग तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और पुलिस ने उसे रोक लिया। जब उसने कार साइड में खड़ी की, डिटेक्टिव जुनहो अपने जूनियर ऑफिसर के साथ उसे देख रहे थे। जूनियर ऑफिसर को मामले को संभालने का निर्देश देकर जुनहो ने उसे भेजा। ऑफिसर ने शोंग से उसकी आईडी मांगी। शोंग ने बिना किसी बहस या चालाकी के तुरंत फाइन भर दिया, जो काफी अजीब था। जब जुनहो ने शोंग की आईडी देखी तो उसे नाम कुछ जाना पहचाना लगा। उसे याद आया कि अपने भाई की गुमशुदगी की जांच के दौरान उसने शोंग से मुलाकात की थी, लेकिन शोंग ने खेल के बारे में कोई जानकारी साझा करने से मना कर दिया था। पार्क में चोम और डेविड ने शोंग के आने से पहले सेल्समैन का सामना करने की कोशिश की। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सेल्समैन ने उन्हें हरा दिया। दूसरी तरफ जुनहो ने चोम के लॉक किए गए ऑफिस में खिड़की के जरिए घुसकर सबूत जुटाने की कोशिश की। ऑफिस के अंदर उसे सेल्समैन की एक मैनकिन और खेल के कार्ड मिले। जांच के दौरान एक गैंगस्टर और उसके आदमी गुस्से में ऑफिस में आए और उसे तहस-नहस कर दिया। उनके जाने के बाद जुनहो ने अपनी खोज जारी रखी और एक फाइल में शोंग के होटल का पता ढूंढ निकाला। शोंग इन घटनाओं से बेखबर अपने होटल पहुंचा, जहां उसने देखा कि लाइट्स ऑन थीं, जो काफी असामान्य था। वह सतर्कता से अंदर गया और पाया कि सेल्समैन वहां उसका इंतजार कर रहा था। सेल्समैन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें अपनी बेटी के पास लौट जाना चाहिए था। शोंग ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें उस दिन स्टेशन पर देखा था और मैंने रुकने का फैसला किया। तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने खेल के बारे में जान लिया। अब मैं तुम्हारा ऑपरेशन हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। सेल्समैन ने हंसते हुए कहा, मेरा शुक्रिया मत करो, मैं तो सिर्फ एक मामूली सेल्समैन हूँ। मैंने सिर्फ खेल के लिए मंच तैयार किया है। शोंग ने गुस्से में कहा, मुझे बताओ तुम्हारा बॉस कौन है? तुम जैसे लोग मासूम लोगों का शिकार करना बंद नहीं कर सकते। सेल्समैन मुस्कुराया और बोला, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? यह सब खेलों से शुरू हुआ। लोग इस दुनिया का कचरा हैं, बेकार और फालतू। यही वजह है कि मुझे उन्हें जलाने में खुशी मिलती है। यह काम मुझे एक अजीब संतोष देता है। फिर एक दिन मेरे सामने मेरा अपना बाप खड़ा था और मुझे उसे मारने को कहा गया। बिना किसी झिझके मैंने उसे खुशी खुशी मार दिया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं इस तरह के काम के लिए ही बना हूँ। शोंग ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, चाहे तुम लोगों को सीधे मार दो या अपने विकृत खेलों में फंसाकर उनकी जान लो, दोनों ही गलत हैं। तुम उन खेलों के पीछे छिपे मास्टरमाइंड के बस एक प्यादे हो। सेल्समैन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुमने एक खेल खेला और बच गए तुम कोई हीरो हो। यही तुमने खुद को यकीन दिलाया है ना? शोंग ने शांतिपूर्वक कहा, तुम कभी समझ नहीं सकते
कि मैंने उस खेल के अंदर क्या सहा। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को ये शब्दों में समझाना मुमकिन नहीं। सेल्समैन उसे चुनौती देता है, अगर तुम खुद को इतना ताकतवर मानते हो तो मेरे साथ एक आखिरी खेल खेलो। मेरी बंदूक में एक गोली है और हम बारी बारी से खुद पर गोली चलाएंगे, देखते हैं कि अंत तक कौन बचता है। शॉन इस जानलेवा खेल के लिए तैयार हो जाता है। सेल्समैन चैम्बर घुमाता है और बंदूक पहले शॉन को देता है। शॉन ट्रिगर दबाता है और राहत की बात है कि वह बच जाता है। सेल्समैन अपनी बारी लेता है और वह भी सुरक्षित रहता है। सेल्समैन ताने मारते हुए कहता है, मुझे अब भी समझ नहीं आता कि तुम्हारे जैसे हारने वाले ने यह खेल कैसे जीता। यह सचमुच अजीब है। शॉन उसकी बेइज्जती को नजरअंदाज करता है और अपनी दूसरी बारी लेता है। वह फिर से बच जाता है। सेल्समैन भी ट्रिगर दबाता है और सुरक्षित रहता है। जब शॉन की बारी फिर आती है तो सेल्समैन उसे और उकसाता है, तुम्हें अब डर लग रहा होगा। तुम्हारे पास एक विकल्प है, तुम मुझे गोली मारकर यह खेल खत्म कर सकते हो या फिर एक सच्चे इंसान की तरह अपनी बारी ले सकते हो। और हाँ, यह जान लो कि मेरे बॉस का कॉन्टैक्ट कार्ड मेरी जेब में है। अगर तुम चीटिंग करोगे और मुझे मार दोगे तो यह साबित होगा कि तुम उन बेबस हारने वालों जैसे ही हो जो जीतने के लिए सिर्फ किस्मत पर निर्भर करते हैं। शॉन खेल के प्रति ईमानदार रहता है और ट्रिगर खींचता है। एक बार फिर वह बच जाता है। अब सेल्समैन की बारी थी और उसे एहसास हुआ कि अब गोली उसके हिस्से में है। शॉन ने उसे बंदूक सौंपते हुए कहा, अब यह तुम्हारी सच्चाई का पल है। मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है। अगर तुम मुझे मारकर अपनी जान बचाना चाहते हो तो आगे बढ़ो, लेकिन इससे पहले यह मान लो कि तुम बस अपने बॉस की कठपुतली हो, या फिर तुम सच्चाई से खेलो और खुद पर ट्रिगर खींचो। देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। सेल्समैन अपनी ही ट्विस्टेड सेंस ऑफ ऑनर में फंसा हुआ अपनी जान लेने का फैसला करता है। वह ट्रिगर खींचता है और उसके साथ ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। और इसी तरह यह शानदार कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।